प्रिय बच्चों, हिंदी ज्ञान गौरव में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी के प्रथम पाठ के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 12 में यह प्रश्न 5 नंबर का आता है, इसलिए इसको कॉपी में कम से कम 2 से 3 पेज का लिखना होता है। इसमें हम कवि के जीवन परिचय पर संक्षेप में व साहित्य परिचय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम अपने कवि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में भोलानाथ के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह सीख लिया और प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इसके बाद हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के बाद आजमगढ़ में रचना कार्य से जुड़े और प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 16 मार्च 1947 ईस्वी में ये सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। कुछ साहित्यिक गतिविधियां इनके बारे में जानेंगे। हरिओत जी पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। इन्हें हिंदी साहित्य के 3 युगों भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग में काव्य रचना करने का गौरव प्राप्त है। कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 3 युगों में अपना रचना काव्य कार्य किया। इन्होंने अपने काव्य में समाज के कल्याण की बातें अधिकता में की हैं। हरिओत जी के काव्य में रस, भाव और भाषा की सरलता का अद्भुत संगम मिलता है। ये एक कवि ही नहीं बल्कि एक उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक भी थे। इन्हें मुख्यतः द्विवेदी युग का कवि माना जाता है। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कुछ बातें जानेंगे। प्रिय प्रवास यह प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसके लिए उन्हें बहुत ख्याति मिली। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य भी माना जाता है। दूसरा है रस कलश। रीतिकालीन शैली में ब्रज भाषा में रचित यह ग्रंथ है। इसमें रीतिकालीन की जो उस समय पर चर्चाएं थीं उसी का वर्णन किया गया है। उसके बाद में वैदेही वनवास। राम के राज्याभिषेक के बाद सीता के वनवास की कष्टप्रद परिस्थितियों का वर्णन किसी भी कवि ने उतने प्रमुख ढंग से नहीं किया। या आप कहिए कि राम और लक्ष्मण के बारे में चर्चाएं हुई हैं, लेकिन सीता के वनवास की चर्चा किसी कवि ने नहीं उठाई है। सीता के वनवास को अत्यंत भावुक और मार्मिक शैली में प्रस्तुत किया है। यही वैदेही वनवास में किया गया है। उसके बाद में एक रचना आती है चंद्ररेखा। यह एक लघु काव्य है जिसमें प्रेम, सौंदर्य और चंद्रमा की शीतलता के माध्यम से भावात्मक सौंदर्य को दर्शाया गया है। उसके बाद में कल्पलता। कल्पलता जो है इनकी एक ऐसी रचना है जिसमें इन्होंने जीवन, प्रेम, भक्ति और आदर्शवाद को बहुत कोमल और उच्च भावों में प्रस्तुत किया है। जीवन आदर्शों के बारे में लिखने वाले ये विशेष कवि माने जाते हैं। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और समाज के बारे में बातों का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। इसके बाद में ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी के ठाठ यह एक निबंध रचना है। इसमें संस्कृत
निष्ठ हिंदी और ठेठ देसी हिंदी के बीच विवाद पर दृष्टि डाली गई है कि जब हम लोगों की हिंदी प्रारंभ में लिखना शुरुआत हुई तो किस तरह से नए नए कवियों ने किन किन कठिनाइयों का सामना करा और किन किन पहलुओं से उन्हें गुजरना पड़ा, इस बात की चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद आता है अधखिला फूल। इसमें कवि ने प्रकृति की छोटी सी घटना से जीवन का गहरा दर्शन प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में पूर्णता से अधिक महत्व प्रयास और आशा का है कि जब फूल अधकिला होता है तो उसे देखने से सभी को ये एहसास होता है कि उसमें कल वो खिल जाएगा, उसमें कैसे सुंदर लगेगा, और वो भले ही उतना सुंदर ना हो पर ये उम्मीद जो है हम लोगों में एक आशा का विकास करती है और इसी पर पूरी दुनिया जो है टिकी हुई है, एक उम्मीद। उसके बाद में अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी में इन्होंने समाज की कुरीतियों को समझाया है। यह एक नाट्य रचना है जिसमें समाज की कुरीतियों और अन्याय का चित्रण किया गया है। इसके बाद में हम प्रेम नगरी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इसमें इन्होंने स्त्रियों के जो प्रेम का समाज में महत्व है और जिस तरह से हमारे समाज में बताया जाता है उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में हम लोग इनके साहित्यिक परिचय पर आते हैं। साहित्यिक परिचय में काव्यगत विशेषताएं मुख्य होती हैं। सबसे पहले हम लोग इनका भाव पक्ष पढ़ेंगे। काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम भाव पक्ष की ओर ध्यान करेंगे। भाव पक्ष में सबसे पहली हेडिंग है वर्ण विषय। इनके काव्य में प्राचीन कथानकों में नई भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनके काव्य में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा दिखाई देती है। हरिओत जी ने अपने काव्य में मानव जीवन की सच्ची भावना को प्रकट किया है और हरिओत जी ने के आराध्य जो हैं वो कृष्ण भगवान न होकर एक जननायक लोक नायक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। दूसरा जो हमारी काव्यगत विशेषता की हेडिंग है प्रेम भावना। इनके काव्य में श्रृंगार रस प्रमुख है किंतु शुद्ध मर्यादित और आत्मीय प्रेम है। साथ साथ इन्होंने प्रकृति के जीवंत प्रेम को भी बहुत ही मानवीय रूप से प्रस्तुत किया है। प्रेम की भावना प्रकृति से लेकर जीव जंतु और मनुष्यों सभी में होती है और हमारे कवि जो हरिओत जी हैं इन्होंने इस भावना को बहुत आत्मीय ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा जो है हम लोगों का तीसरी जो हेडिंग है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का जो चित्रण है वो हरिओत जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रकृति के ऊपर जब इनकी रचनाएं हैं जैसे अधखिला फूल है, इन्होंने एक छोटी सी घटना से पूरे जीवन का दर्शन प्रस्तुत कर दिया है। उसके बाद में हम लोग की अगली हेडिंग आती है वियोग और वात्सल्य। इनके काव्य में वियोग और वात्सल्य का वर्णन है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन और ब्रजवासियों की दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। पुत्र वियोग में माता यशोदा का चित्रण प्रस्तुत किया है और उनके वियोग में गोपियाँ जो विरह वियोग से व्याकुल थीं उनका भी बहुत मार्मिक ढंग से दर्शन कराया है। हमारी अगली हेडिंग है नैतिकता और आदर्शवाद। इनके काव्य में सदाचार नीति और आदर्श जीवन की भावना प्रमुख है। अयोध्या सिंह जी मानते हैं कि कविता केवल मनोरंजन मात्र नहीं होती है और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी हो या थोड़ी सी मिडिल जनरेशन हो, मध्य वर्ग की पीढ़ी हो या बच्चे हों, हम लोगों को कविताओं से, जैसे हम लोग अगर वीर रस की कविता सुनेंगे तो
बहुत सा मन में ओज आ जाता है। इसी तरह से जिस तरह की कविता हम लोग पढ़ते और सुनते हैं, इस तरह से हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं, चरित्र निर्माण का साधन भी होती है। ऐसा इन्होंने अपने काव्य में दर्शाया है। भाव पक्ष की हमारी अगली और अंतिम हेडिंग है लोक सेवा की भावना। इनकी कविताओं में जीवन की अस्थिरता, संघर्ष और आशा का भाव है। कवि का मानना है कि हर कठिनाई में भी उम्मीद और कर्म करना आवश्यक है, और ये जीवन के लिए वास्तव में बहुत आवश्यक होता है कि हमारी लोगों की कंडीशन अर्थात दशा कैसी भी हो, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही अपने कर्म करना छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा इन्होंने संदेश दिया है। श्री कृष्ण जी को ईश्वर के रूप में न देखकर आदर्श मानव के लोक सेवक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनका काव्य केवल भावात्मक ही नहीं बल्कि दार्शनिक और प्रेरणादायक भी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य में बहुत सी समाज की कुरीतियों का वर्णन किया है। अब आइए हम लोग काव्यगत विशेषताओं के हम लोग दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं, कला पक्ष। कला पक्ष में हमारी पहली हेडिंग है भाषा की शुद्धता और सौंदर्य। हरिओं जी की भाषा अत्यंत शुद्ध, परिष्कृत और भावपूर्ण है। उन्होंने खड़ी बोली को साहित्य के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। उनकी भाषा सरलता, स्पष्टता और मधुरता का सुंदर मेल है। उनकी भाषा में लय, संगीतात्मकता और भावों की गहराई एक साथ मिलती है। इन्होंने अपनी भाषा को जो है पहले ब्रज भाषा में ये कविता किया करते थे, उसके बाद में खड़ी भाषा जब से इस्तेमाल करना, प्रयोग करना शुरू की थी, तब से इन्होंने खड़ी बोली को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है और इसमें अपना काव्य रचित किया है। हमारी अगली हेडिंग है छंदों और अलंकारों की विविधता। हरिओं जी ने शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों का भरपूर स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनके काव्य में परंपरागत छंदों जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका आदि का सुंदर प्रयोग किया है। इनके काव्य में छंदों की विविधता और अलंकारों की स्वाभाविकता उन्हें एक समर्थ और परिपक्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। छंदों और अलंकारों का प्रयोग इतना मार्मिक है कि पढ़ते हुए हम लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अगर कवि की कविता में हमें अच्छी फीलिंग या उसके प्रति जैसा भाव है हम अगर महसूस नहीं करते हैं तो समझा जाता है कि कवि की कविता में कोई बात नहीं है। लेकिन अयोध्या सिंह जी की कविताओं में ऐसा नहीं है। उसके बाद में हमारी अगली हेडिंग है शैली, संवाद और शैली की विविधता। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों का सफल प्रयोग अपने काव्य में किया है। कहा जा सकता है कि विचारात्मक, वर्णात्मक और भावात्मक तीनों शैलियों के सफल प्रयोगकर्ता थे हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी। संवादों के प्रयोग में हरिओं जी निपुण माने जाते हैं। इनके संवाद स्वाभाविक, जीवंत और परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, जिनसे पात्रों की भावना और स्थिति स्पष्ट रूप से झलकती है। हमारी अगली और अंतिम हेडिंग है कला पक्ष की चित्रात्मकता और कल्पना। इनके काव्य में चित्रात्मकता और कल्पना का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में शब्दों के माध्यम से ऐसे मनोहर दृश्य उभरते हैं जैसे हम कोई चीज़ आँखों से देख रहे हों। और जब हमारा कोई भी कवि इस जगह पर पहुंच जाता है, स्थान पर पहुंच जाता है कि हमें उसके काव्य में मतलब चित्रात्मक दिखाई पड़ने लगे, तो उस कवि को बहुत महान माना जाता है। हम लोग मान सकते हैं कि जो चीज़ हमारे मन में इतना गहरा भाव कर जाए कि हम उसे देख पाएँ, तो समझिए कि कितनी गहरी उनकी कविताएं होती होंगी। उनकी कल्पना शक्ति प्रबल और सृजनशील थी। उनके काव्य में प्रकृति चित्रण, मानव भावनाओं की कोमल अभिव्यक्ति, मतलब उन्होंने वो गहरी बातें जो हम लोग सोच तक कुछ लोग नहीं पाते हैं, उनका अच्छे ढंग से विवरण प्रस्तुत किया है। आदर्शवादी
दृष्टि इनके में स्पष्ट दिखाई देती है। हमारे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी एक बहुत ही अच्छे कवि और इंसान माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान हम लोग को ज़रूर देखना है, क्योंकि आपकी अंतिम जो हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान, इसके लिखने से जो आपको अंक मिलते हैं वो पूर्णतया पूरे में दिए जाते हैं। इन्हें अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी कविता को एक नई पहचान दिलाई। हरिओं जी का हिंदी साहित्य में स्थान एक आदर्श, गंभीर और सशक्त कवि के रूप में है। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम यहीं पर विराम लगाते हैं, यहीं पर रोकते हैं। और आगे के वीडियो में हम इनके पद्यांशों की व्याख्या का वर्णन करेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ अगर ऐसी लगती हो कि सुधारी जाने वाली है, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट्स में पूछिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे सब बातें क्लियर करने की। थैंक यू। खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।